Hello students, I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's class I am going to teach you some topics of chapter number 5 of NCERT chemistry, that is surface chemistry. So in today's class you will learn the factors on which the adsorption is depending, the Freundlich adsorption isotherm, the adsorption from solution phases, and the application of adsorption. So let's begin. So today's topic is adsorption isotherm. तो एडजॉर्प्शन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं. एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ये सरफेस फिनोमेना है. इट इज़ एक्युमुलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एनी एडजॉर्बेंट. एंड आइसोथर्म का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो. ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर at constant temperature is called the adsorption isotherm. ठीक है, तो it is the adsorption isotherm, which is the definition. Adsorption isotherm में actually हम adsorption of gas over the surface of solid को study करते हैं, जिसके लिए फ्रेंडलिक का वर्क है जो हमें पढ़ना है. फ्रेंडलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू x/m के बारे में बताया था. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड on the gas which is raised to the power 1/n, where x is the amount of gas adsorbed, m is the mass of the adsorbent, p is the pressure applied on the gas, and n is the constant which is fixed for any particular gas. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक सॉलिड है, इस पे गैस का एडजॉर्प्शन हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इट इज़ द एक्चुअली इट इज़ द मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताया, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट एंड the equilibrium gas pressure. This is equilibrium gas pressure. तो as you remove this proportionality sign क्या होगा, यहाँ पे constant term आएगा, it is k, and ये एक नई इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी. तो फिर से समझिए x क्या है, it is the amount of gas adsorbed because we are talking about the adsorption of gas over the solid. Okay, factors on which this adsorption is depending. Some factors हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. हम यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट की बात करेंगे. and m is the mass of the adsorbent. Okay, and k and n, these two values, k constant and n, these two values are fixed for a particular gas. ये constant होती है, ये किसी गैस के लिए constant होती है, जो आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताया जाएगा. and p is the applied pressure, जिसके लिए हमारे बुक में एक क्लियर कट ग्राफ बना हुआ है. अगर हम उस ग्राफ को डिस्कस करें तो ये ग्राफ है जो this is the graph where x/m is at the y axis and p is at the x axis, and ये जो आपके NCERT के ग्राफ हैं हम उसी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. ये 195 केल्विन है, ये 244 केल्विन है, फिर ये 273 केल्विन है. तो आप अगर इस पूरे ग्राफ की स्टडी करो तो आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी. जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्रेशर है. इस प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप ऊपर चढ़िए तो अलग अलग टेम्परेचर पे मैं आपको दिखाता हूँ. एट 195 दिस इज़ द अमाउंट ऑफ, दिस इज़ द x/m वैल्यू, एंड एट 244 क्या हो रहा है, ये x/m की वैल्यू आ रही है, और 273 पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू आ रही है. मीन्स आप देखो कि जब टेम्परेचर कम था तो x/m ज़्यादा था, है ना, एट पर्टिकुलर प्रेशर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट हम ये बात कर रहे हैं. जब टेम्परेचर को 244 किया तो x/m और घटा, जब टेम्परेचर को और बढ़ाया तो x/m और घटा. यानी यहाँ से आपको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे से आपने टेम्परेचर बढ़ाया जो एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी थी वो घट गई. ठीक है, तो गैस का एडजॉर्प्शन, एज यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस इज डिक्रीजिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द सॉलिड. ओके, एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर. अब हम बात करते हैं कि ये तो क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको आइसोथर्म, मतलब हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या ग्राफ होगा. तो आप देखो कि जब प्रेशर लो था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेलेशन एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये स्ट्रेट हो जाता है. ठीक है, ये जब स्ट्रेट हो जाएगा मतलब आप चाहे प्रेशर चाहे जितना बढ़ाते रहिए, चाहे इतना बढ़ाते रहिए, लेकिन x/m की वैल्यू नहीं बढ़ रही है. तो x/m की वैल्यू ना बढ़ना ये आपको क्या बता रहा है कि नाउ सैचुरेशन हैज़ अराइव्ड, है ना, कि अब यहाँ पे क्या आ चुका है, सैचुरेशन आ चुका है, कि अब जो है वो आपका x/m की वैल्यू प्रेशर बढ़ाने के साथ भी नहीं बढ़ रही है. तो हम ये कहते हैं कि नाउ द सैचुरेशन हैज़ अराइव्ड. अब है कि ये तो ग्राफिकल स्टडी हो गई. अब इस ग्राफिकल स्टडी में हम 1/n की वैल्यू की बात करें अगर, तो 1/n जो हमारा होगा, 1/n 0 से 1 के बीच में लाई करता है. ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में जब लाई करता है तो कुछ फीचर्स हैं इसके, जैसे हमने कहा कि 1/n
जीरो कब होगा? तो जब जीरो होगा तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ कि इफ़ 1/n इज़ ज़ीरो तो x/m इज़ इक्वल टू k p टू द पावर ज़ीरो होगा। और किसी की पावर ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि वो 1 हो जाता है, मीन्स x/m इज़ इक्वल टू k। तो x/m इज़ इक्वल टू k ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/n जब ज़ीरो हुआ तो जो एड्जॉर्प्शन था गैस का वो कांस्टेंट के बराबर हो गया, मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। तो ये कब होगा? जब मैंने अभी आपको क्या बताया, सैचुरेशन कब आ रहा है? जब बहुत ही हाई प्रेशर होगा। तो एट वेरी हाई प्रेशर, जब बहुत हाई प्रेशर होगा तो 1/n इज इक्वल टू हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1/n अगर 1 है तो क्या होगा? तो x/m इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1 हो जाएगा। तो ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी, वहाँ 1/n था, हमने यहाँ का 1 हो गया। इट मीन्स नाउ x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और वो कब हो रहा है? इस ग्राफ को अगर आप देखो तो लो प्रेशर पे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि जैसे जैसे आपने x/m बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा, या प्रेशर बढ़ाया तो x/m बढ़ा। तो यानी कि एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो है तो ये सिचुएशन को ये जस्टिफाई कर रहा है, मीन्स एट लो प्रेशर 1/n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर प्रेशर इंटरमीडिएट है तब क्या होगा? तब ये 0 से 1 के बीच में होगा। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर जो n 1/n की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो 0.1 से 0.5 होती है। किसी भी बुक में आप देखिए तो ये मेंशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अभी इसमें थोड़ा एक चीज़ और बची हुई है, मैं इसका एक और ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा। तो ये तो सिंपल सी स्टडी हो गई, कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। अब हम फिर से डिस्कस करेंगे x/m इज इक्वल टू, इसका हम लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसका आप लॉग लोगे तो ये लॉग x/m इज इक्वल टू लॉग k, एंड ये हो जाएगा 1/n log p। ये सब हमने पहले से बताया हुआ है कि अगर लॉग लेते हैं तो क्या होता है ना। अगर इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो यहाँ पर x देखिए, नाउ दिस इज फॉलोइंग द y इज इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज y, दिस इज mx एंड दिस इज c। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। नाउ y की जगह पे आप क्या लिखोगे? log x/m। ओके, ये y हो गया। x की जगह पे क्या आ रहा है? log p। ओके, नाउ देयर इज स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और इंटरसेप्ट भी है, अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो हम ओरिजिन से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्लोप तो इसका आपने लिखा 1/n हुआ, दिस इज स्लोप। एंड जब इसको आपने एक्स्ट्रापोलेट किया तो यहाँ पे टच करेगा आके, तो ये इंटरसेप्ट बनेगा, और ये इंटरसेप्ट है log k। तो ये एक ग्राफ और हो गया जो आपको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में समझना है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब हम फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करेंगे। ये तो बुक में सारी चीज़ मेंशन, अगर आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा दैट इज़ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। हम सोल्यूशन फेज में कैसे एड्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द एड्जॉर्प्शन इन द केस ऑफ गैसेस फेज। गैसेस में हम कंसंट्रेशन टर्म की बजाय प्रेशर टर्म लिखते थे, तो यहाँ पे हम प्रेशर टर्म ना लिख के हम कंसंट्रेशन टर्म लिखेंगे। ओके, तो जैसे वहाँ पर गैस सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो जाती है, वैसे ही अगर आपने किसी एक सोल्यूशन की बात की, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आपके बुक में भी एग्जांपल लिखा हुआ है कि या मान लेते हैं कि ये एक बीकर है और इस बीकर में आपने एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बना के रखा हुआ है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड है और इसमें आपने जैसे ही इसमें कोई चारकोल थोड़ा सा डाल दिया, तो चारकोल एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, तो ये क्या करेगा? कुछ एसिटिक एसिड को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन जो थी इसकी, ये डिक्रीज़ कर जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का पता आप लगा सकते हो। तो ये क्या शो करता है कि चारकोल ने क्या किया कि कुछ अमाउंट का एसिटिक एसिड अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से सोल्यूशन का वॉल्यूम तो वही रह गया लेकिन कंसंट्रेशन घट गई। तो ऐसी सिचुएशन ये बताती है कि सोल्यूशन में भी एड्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड का। क्लियर हुआ? तो कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए अपनी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं इसमें। जैसे इसमें लिखा है सॉलिड कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑल्सो व्हेन अ सॉलिड ऑफ एसिटिक एसिड when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal, a part of the acid is adsorbed by the charcoal
एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीजेज इन द सोल्यूशन। सिमिलरली अगर कोई लिटमस का सोल्यूशन है उसमें अगर आपने चारकोल डाल दिया तो वो कलरलेस हो जाता है। तो क्यों कलरलेस हो जाता है? क्योंकि लिटमस को वो अपने अंदर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट। अब ये कह रहा है कि पीपीटी है अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और आपने उसमें मैग्नेसॉन रिएजेंट में उसको डाल दिया तो वो जो मैग्नेसॉन रिएजेंट का ब्लू कलर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे तो पीपीटी वाइट था लेकिन वो बाद में ब्लू हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लैब के एक्सपेरिमेंट है जो आपने क्लास 11th में किए होंगे, आपको दिख जाएंगे। द कलर इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेसॉन। और उसके अलावा देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो आपको जानने हैं, जैसे द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी है। केमी ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन घटता जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ये बहुत सिंपल है। जैसे आप सारे बच्चे समझते होंगे, मेंसुरेशन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मान लेते हैं कि अगर इतना बड़ा कोई ब्लॉक है तो इसका सरफेस एरिया ये सब जोड़ोगे, लेकिन अभी मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूँ अगर इतने बड़े ब्लॉक को, तो ये एरिया जो है वो एडिशनल हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया। मेंसुरेशन का पार्ट है इसलिए इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, पर कहने का मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस कंडीशन पे एब्जॉर्प्शन जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन इज हाई ऑब्वियसली द एब्जॉर्प्शन विल बी हाई। The extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and the adsorbate. Very good. It is also very much clear कि nature क्या है, क्या वो adsorbent के साथ अच्छी टेंडेंसी रखता है एड्जॉर्ब होने की, तो ऑब्वियसली उसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम इसको मैथमेटिकली फ्रेंडली किससे कंपेयर करें तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द फ्रेंडली इक्वेशन। डिफरेंस क्या है? वहाँ मैंने प्रेशर बताया था और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि वहाँ गैस की बात हो रही थी और गैस को हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। वहीं अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के टर्म में लिखी जाती है, इसलिए x/m = k, p की बजाय c हो गया। बाकी जैसे वहाँ लॉग लिया था वैसे यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया था वैसे ही यहाँ पर लॉग x/m होगा तो यहाँ लॉग c हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ साथ एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ रीडिंग। आपको बहुत सिंपली मैं फटाफट रीडिंग करके बता देता हूँ, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। पहला एप्लीकेशन है और इसको आप छोड़ेंगे भी नहीं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा सकता है कि ये इसका एप्लीकेशन किस बेसिस पे होता है, तो आपको एड्जॉर्प्शन के हिसाब से बताना है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ये कहना है कि मान लेते हैं आपने किसी जगह वैक्यूम गैस को सारे रिमूव कर दिया पर फिर भी ट्रेसेस ऑफ गैसेस में भी देयर, तो उस ट्रेसेस ऑफ गैसेस को कैसे निकालोगे? तो वहाँ चारकोल रख देते हैं। अगर आप चारकोल रखोगे तो चारकोल की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है, तो ये गैसेस को अपने ऊपर, बची हुई गैसेस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा और पूरा वहाँ पर अच्छा वैक्यूम बना देगा। देन है गैस मास्क। ये भी मैंने इससे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो माइनर्स होते हैं वो जो गैस मास्क लगा के जाते हैं, तो क्योंकि माइंस में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो उन पॉइजनस गैसेस को अगर आपने उस मास्क में चारकोल को लगा रखा है और चारकोल एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है तो पॉइजनस गैसेस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से उन माइनर्स को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, पॉइजनस गैसेज उनकी बॉडी में नहीं जाती हैं। देन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ये भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिलिका जेल है और एल्यूमिनियम जेल है, ये एक बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट हैं जो हमारे बहुत सारे गैजेट्स के बॉक्स में या बैग में रखे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को, वहाँ के वाटर कंटेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके रिड्यूस करते हैं और वहाँ की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। द रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फॉर सोल्यूशन, एनिमल चारकोल एक बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है जो स्टेन्स को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करके रिमूव कर देता है। तो किसी भी कलरिंग मैटर से अगर आपको स्टेनिंग को रिमूव करना है तो हम एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। देन हेटेरोजेनस कैटालिसिस हमारे सिलेबस से हट चुकी है, पर फिर भी मैं आपको हिंट बताता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में भी आप देखोगे जहाँ पे हम हैबर्स प्रोसेस की बात करते हैं या हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम गैसियस रिएक्शन है पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। तो आपको ये जानना है हेटेरोजेनस कैटालिसिस होती क्या है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मतलब ऐसी कैटालिसिस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ जो आपकी कैटलिस्ट है उसकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बदल जाए। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा कि जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं या हम हैबर्स प्रोसेस अमोनिया प्रोडक्शन का पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं प्लैटिनम लगा देते हैं
कैटलिस्ट को, तो वो सॉलिड स्टेट के हैं। या हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन पढ़ते हैं, तो ईथीन इज़ अ गैस, हाइड्रोजन इज़ अ गैस, लेकिन प्लैटिनम या निकल या पैलेडियम क्या है, ये सॉलिड है। तो ये एक हेटेरोजेनस कैटलिसिस होती है जिसमें क्या होता है कि जो कैटलिस्ट की स्टेट ऑफ मैटर है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है, तो हेटेरोजेनस हो जाती है। और अगर सेम होती है तो हम ये कहते हैं होमोजेनस है। तो हमारे सिलेबस में ये है नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। इस सेशन की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो सेम बिहेवियर रखती हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनी अदर एलिमेंट, देयरफॉर इनका सेपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके सेपरेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी एडजॉर्प्शन की जो टेंडेंसी है इस कैरेक्टरिस्टिक को इसका स्पेशल फीचर लेते हैं और हम उसको एडजॉर्ब कराते हैं। तो जिसकी एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी या जिसकी सबसे कम होगी, इस बेसिस पे हम इनका सेपरेशन कर लेते हैं। देन बहुत सारे डिसीज़ को क्योर करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है, वो ड्रग्स क्या करती है, वो जर्म्स को किल करती है बाय गेटिंग एडजॉर्ब ऑन दियर सरफेस। जर्म्स की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती हैं और उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई या फूड की सप्लाई को रोक के उन जर्म्स को किल करती हैं। देन फोर्थ प्रोटेक्शन प्रोसेस, ये भी नेक्स्ट चैप्टर में है, जो कि 2020-21 में रिमूव कर दिया गया है हमारे सिलेबस से। फोर्थ प्रोटेक्शन प्रोसेस एक कंसंट्रेशन ऑफ ओर की प्रोसेस है, जिसमें हम सल्फाइड ओर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें भी हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। देन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, दे आर वेरियस इंडिकेटर्स जो एडजॉर्प्शन के थ्रू, ये आपने सब पढ़ा हुआ है क्लास 11th में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी ये आया था। जैसे सर्फेसेज ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाई लाइक ईओसिन, फ्लोरेसिन एटसेट्रा एंड देयर बाई प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। तो जब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाएगा, ये आपको पढ़ाया गया था क्रोमेटोग्राफी में कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ स्पॉट लगाइए और इसको आप डिप कर दीजिए एक जार में जिसमें नीचे सॉल्वेंट भरा है, तो ये सिल्का जेल के ऊपर मूव करेगा। और अगर ये कलर्ड कंपाउंड है तो आपको बैंड्स दिखाई पड़ जाएंगे कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन अगर ये कलरलेस कंपाउंड होगा तो आपको बैंड तो दिखाई पड़ेंगे नहीं। तो उस कलरलेस कंपाउंड को पता लगाने के लिए, जैसे मान लो ये यहाँ तक गया, तो वो कलरलेस है, आपको दिखेगा कैसे, तो हम इनमें से किसी डाई को स्प्रे करते हैं। वो पर्टिकुलर डाई हम डिसाइड कर लेते हैं कि कंपाउंड क्या है, फिर वो जैसे डाइस पे स्प्रे करोगे आप, स्प्रे करते ही वो उस जगह पे बैंड दिखा देगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपाउंड वहाँ पर होगा, वो अपने ऊपर उसको डाई को एडजॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से हम एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। देन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ये भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। बहुत आसान सा है, फटाफट रीडिंग करके इसको समझ लीजिएगा। तो अभी इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला सेशन होगा वो कोलाइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन पे होगा। देन हो सकता है अगर टाइम होगा तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को भी उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ सेशन। सो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी की डिटेल्स जो होती हैं वो आपको आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन जो कि नीचे की तरफ होगा, आप जब उसको शो मोड पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आई सेक्शन में बहुत सारी लिंक्स मैं दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके चीज़ों को देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।